So hello everyone, so here I am back with another video, and in our last video we were discussing about the punishments that are given under section 53 of Indian Penal Code, and under that we were discussing about the capital punishment. So we were discussing about the death penalties or capital or the punishment which are given by the court on doing following types of offences like waging or attempting to wage war or abetting waging of war against the government, abatement of mutiny, and all the points that are shown to you, जो आप स्क्रीन में अपने देख रहे हो, इसको हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम अपने वीडियो में डिस्कस कर लिया था. सो टुडे we'll continue our topic, that is capital punishment, and we'll start with the in the case of death penalty the due process can be as follows. Okay, so पहला पॉइंट है death penalty to be given in rarest of the rare cases. देखिए हम लोग ने CRPC में पढ़ा था और एक केस भी पढ़ा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि जो डेथ पेनल्टी है वो हमेशा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हमेशा दी जाएगी. अगर कोई ऐसा केस है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वैसा नहीं होता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द एक्यूज शैल बी गिवन द राइट टू हर्ड. देखिए जो भी एक्यूज होगा उसको एक बार जो है उसकी सुनवाई के लिए भी उसको राइट दिया जाएगा. जैसे अगर इसमें हम लोग निर्भया वाला ही केस डिस्कस करते हैं तो देखिए जो उनका एडवोकेट था वो कितनी जगह गया, वो प्रेसिडेंट के पास भी गया और हर जगह गया. सो ये इसमें आएगा एज पर आर्टिकल 136. देखिए 136 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द डेथ पेनल्टी शैल बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट. अंडर सेक्शन 379 ऑफ द CRPC द एक्यूज्ड हैव द राइट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट. ओके, अगर मान लीजिए जो है हाई कोर्ट में देता है कर जो सज़ा होती है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है. Under section 433 and 434 CRPC, the accused may pray for commutation, forgiveness, etc. of the sentence. Section 433 and 434 CRPC आपने पढ़ी होगी. उसके हिसाब से जो accused है वो जो है सज़ा में थोड़ी कमी के लिए, माफ़ी के लिए भी जो है अपील कर सकता है. ठीक है. In various cases, the constitutional validity of the death penalty was challenged. Okay. In the case of Jagmohan Singh versus State of UP, the argument was that the death penalty is in violation of Article 14 right to equality, Article 19 right to freedom and right to life, that is Article 21. ठीक है, इसमें केस में कहा गया था, इसमें आर्ग्यूमेंट ये रखा गया कि जो आदमी है, जो भी एक्यूज है, उसका जो फंडामेंटल राइट है वो जो है इससे वो हो रहा है, प्रभावित हो रहा है. सो कौन कौन से फंडामेंटल राइट की बात की गई थी? वो था आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, देन आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. ठीक है, क्योंकि इन सभी फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है. अब विच वॉज बीन एनिमसली रिजेक्टेड बाय द 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. फर्दर इट वॉज कंटेंटेड दैट एज पर CRPC द प्रोसीजर इज कन्फाइंड टू फाइंडिंग्स ऑफ गिल्ट एंड नॉट अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस. ओके, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द death sentence is a choice by the court made according to the procedure established by law. The choice between capital sentence or imprisonment of life is based on the circumstances, nature and facts of the case brought during the trial. इसमें देखिए ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस को एक चॉइस बना करके रखा है. ठीक है, वो होता क्या है, जो भी प्रोसीजर जो लॉज में इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं, और मान लीजिए अगर कोई केस आता है, अगर उसमें 2 चॉइस हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए या कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, तो उस टाइम पर होता ये है कि जो भी केस का नेचर होगा, जो भी फैक्ट्स उसमें आए होंगे, जैसा आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, ठीक है, मतलब कैसा क्रिमिनल है उसके बारे में बात हुई होगी, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना है या फिर कैपिटल सेंटेंस सुनाना है. नाउ इन द केस ऑफ, देखिए मैं आपसे कई सारे केसेस भी डिस्कस करूंगा. इन द केस ऑफ राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ UP, जस्टिस कृष्णा अय्यर हैड एम्पैथेटिकली स्ट्रेस्ड दैट द डेथ पेनल्टी इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21. ठीक, विद दिस द जस्टिस अय्यर सेट 2 कंडीशंस 14, 19 एंड 21. देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा. देखिए इसी केस में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ. ओके, चलिए अब आपको समझ में आएगा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर हैड एम्पैथेटिकली स्ट्रेस्ड दैट द डेथ पेनल्टी इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू आर्टिकल 14 right to equality, that is, and article 19 right to freedom and article 21 that is right to life. With this the justice Iyer has set two conditions under which the death penalty can be given.
वाइल गिविंग द डेथ पेनल्टी द कोर्ट शैल रिकॉर्ड ए स्पेशल रीज़न। ओके, देखिए बात हुई थी कि जय राजेंद्र प्रसाद केस में कि सुप्रीम कोर्ट अपना स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि वो डेथ पेनल्टी की सज़ा क्यों सुना रहा है। ओनली इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस द डेथ पेनल्टी इज़ टू बी इम्पोज्ड। ओके, जो भी डेथ पेनल्टी इम्पोज्ड भी होगी तो वो हमेशा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस कोई होगा तभी उसमें जो है डेथ पेनल्टी को इम्पोज किया जाएगा। हाउएवर इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, देखिए इसमें क्या कहा गया था। ओके, इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, within 1 year, the 5-judge bench, 4:1, Bhagwati J dissenting, overruled the decision of Rajendra Prasad's case. The judgment expressed that the death penalty is not violative of Article 14, 19 and 21 of the Constitution of India, and pronounced that in the rarest of the rare case, that is those cases in which the collective conscience of the community is so shocked that it will expect the judiciary to deliver the death penalty on the accused, the death penalty can be ordered. देखिए इसमें ये बात कही गई है कि उन्होंने जो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था, इसमें 5 जजेस की जो बेंच थी 4:1 के रेशियो में उन लोगों ने इस जो राजेंद्र प्रसाद का जो केस है इसको जो है 1 साल के अंदर ही इसको ओवर रूल किया। उन्होंने बोला कि इससे आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ, उसका किसी भी तरीके से इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है। और एक बात ये भी कही गई जो कैपिटल पनिशमेंट है वो हमेशा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस उसमें कहा जाएगा जो क्राइम इतना ज़्यादा हीनियस होगा कि वो एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा शॉक होगा, ठीक है। और पूरी समझिए पूरी सोसाइटी जब वो जज जुडिशरी से ये चाहने लग जाए कि ये जो एक्यूज है इसको फांसी की सज़ा दे दी जाए, समझिए वो फिर ऐसा केस होगा जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा और उस केस में जो है कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, although Justice Bhagwati in his dissenting judgment stated that the death penalty is not only being violative of Article 14 and 21 but also undesirable because of several other reasons. Now further, in the case of Machhe Singh versus State of Punjab, देखिए आप लोग ये सब केसेस पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके कॉलेज में जो सही है बट जो भी स्टूडेंट्स आप लोग जुडिशरी की भी तैयारी करें, जुडिशल एग्जामिनेशंस की भी, उसके लिए भी ये केस लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन द फर्दर केस ऑफ Machhe Singh versus State of Punjab, the Supreme Court laid down the broad outline of the circumstances under the death sentence can be imposed. The court pointed out that under 5 categories of cases, extreme penalty can be given. Those points are as follows. Okay, अब देखिए कि कौन कौन से मतलब ऐसी चीज़ें जिनको कंसिडर करके कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। मैनर ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर, मोटिव, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, ठीक है, कि किस तरीके से मर्डर किया गया, उनका मोटिव क्या था, फिर कितना हीनियस या कितना जैसे गिरा हुआ काम उन्होंने किया, वो भी मैग्नीट्यूड नापना उसका। एंटी सोशल एबोरेंट नेचर ऑफ द क्राइम, द पर्सनैलिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ मर्डर। ओके, इन सब चीज़ों पे भी बहुत मैटर करेगा कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा को सुनाना। नाउ सिमिलरली इन द केस ऑफ शेर सिंह वर्सेस Similarly, in the case of Sher Singh versus State of Punjab and Triveni Ben versus State of Gujarat, the apex court asserted affirmably that the death penalty does not invalidate the rights enshrined under the Constitution of India। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद केस के बाद इन्होंने शेर सिंह और त्रिवेणी बेन वाले केस में भी यही बात कही है। In the case of Mithu versus State of Punjab, the Supreme Court held that the mandatory death penalty is invalid and unconstitutional in nature। Okay, कि मैंडेटरी डेथ देना ही देखिए ये तो इनवैलिड है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक, ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही देना है। हाउएवर नो कमेंट्स आर मेड ऑन द कंसिक्वेंट लेजिस्लेशन फॉर ड्रग एंड क्रिमिनल ऑफेंस वेयर इन द डेथ पेनल्टी इज कंसिडर्ड मैंडेटरी बट एट द सेम टाइम इंडियन कोर्ट्स एक्चुअली अप्लाइड द मैंडेटरी डेथ पेनल्टी फॉर दिस क्राइम्स। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना आप कमेंट छोड़िए और मैं आपको बताऊंगा। However, recently in the case of Channu Lal Verma versus State of Chhattisgarh, इसमें क्या हुआ, the question of the constitutional validity of the death penalty came to the 3 judges bench। ठीक है, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन डेथ पेनल्टी पे कई बार उठते रहे, ठीक है, कई सारी NGOs भी थी जिन्होंने मेरे क्वेश्चन उठाए और भी ऐसे कई सारे लोग भी थे। सो देखिए कि इसमें क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो भी डेथ पेनल्टी की सज़ा है उसके ऊपर जो है सवाल उठा बेंच में। फिर तो बेंच में 3 जजेस बेंच थी, तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस दीपक गुप्ता एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता। तो बेंच ने क्या बोला, उन्होंने अपना बच्चन सिंह केस का जो डिसीजन है उसी को अपहेल्ड किया
और जस्टिस कुरियन जोसेफ, ओके, बस उनका एक डिफरेंट व्यू था। उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो सब्सटेंशियल प्रूफ फॉर द डेथ पेनल्टी एज अ डेटरेंट टू क्राइम, ठीक है, कि ऐसा कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी जा रही है तो वो एक तरीके से डेटरेंट कर रहा है, मतलब कि लोगों के अंदर फियर डाल रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है, लोग उसके बाद भी वो क्राइम करते ही चले आ रहे हैं, ठीक। नाउ इवॉल्विंग पैरामीटर्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ डेथ, ओके, जस्ट वेट फॉर 2 minutes. I am just coming, I am having a call. Okay, so the bench upheld the decision. The bench upheld the decision of Bachchan Singh case. However, Justice Kurian Joseph had a different view. He said that there is no substantial proof for the death penalty as a deterrent to crime. तो जो जज था उन्होंने जो बोला वो ये बोला कि ऐसा कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है कि जो डेथ पेनल्टी दी जाती है क्रिमिनल को उससे किसी भी तरीके का डेटरेंस हो रहा है, ठीक है। नाउ इवॉल्विंग पैरामीटर्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ डेथ सेंटेंस, ओके, सो व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ डेथ सेंटेंस। सो द बेसिक इवॉल्विंग पैरामीटर्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ डेथ सेंटेंस आर, पहली चीज़ देखिए, द पनिशमेंट शैल नॉट बी सो सिवियर सो एज टू डिग्रेड द डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस, ओके, कि जो डेथ सेंटेंस में जो भी पनिशमेंट दी जाएगी, जिस तरीके से डेथ दी जाएगी, तो वो देने का तरीका ऐसा ना हो कि ह्यूमन की डिग्निटी गिर जाए, ठीक है। द स्टेट शैल नॉट आर्बिट्ररी इन्फिक्ट अ सिवियर पनिशमेंट, जो स्टेट हो गई वो अपने मर्जी से, मन मर्जी से कोई सिवियर पनिशमेंट ऐसे इम्पोज नहीं करेगी। इन अ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी सच सिवियर पनिशमेंट शैल नॉट बी अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कोई सिवियर पनिशमेंट तरीके से दी जाएगी कि डेथ पेनल्टी, तो फिर वो जो है सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल रहेगा। फोर्थ, सच सिवियर पनिशमेंट मस्ट नॉट बी अननेसेसरी, ठीक, आप समझ गए। हाउएवर देयर आर अदर टू क्वेश्चन विच कैन बी पॉन्डर्ड बाय द कोर्ट वाइल इम्पोजिंग अ डेथ पेनल्टी एज पनिशमेंट। अब देखिए कोर्ट क्या करेगी, देयर इज समथिंग अनकॉमन इन द क्राइम विच कॉल्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ डेथ पेनल्टी एंड रेंडर्स द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज इनएडिक्वेट, ओके। अब कोर्ट भी जब कोई मतलब सज़ा देती है डेथ पेनल्टी का कोई भी, तो वो इन दो तीन चीज़ों पे ध्यान देती है। वो ये देखती है कि क्या ऐसा उस क्राइम में कुछ अनकॉमन है, कुछ ऐसा चीज़ है जिससे डेथ पेनल्टी ही लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर हम उसको इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस सुना देंगे तो वो अनअप्रोप्रिएट हो, मतलब वो उतना एडिक्वेट नहीं है। मतलब समझिए अगर किसी ने क्राइम ऐसा किया है जिसमें 2 ऑप्शन है कि या तो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए या कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाए, तो देखा जाएगा कि अगर कोई ऐसी सज़ा है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, तो इस जो पर्टिकुलर केस की बात हो रही है इसमें ऐसा क्या है कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली सज़ा देने वाले केसेस से अलग है, ये समझ रहे होंगे आप बात को। सो एक चीज़ तो ये देखी जाती है, और ये भी देखा जाता है कि अगर इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे तो ऐसा तो नहीं कि वो इनएडिक्वेट पड़ेगा क्रिमिनल के लिए, ओके। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दैट द कैपिटल पनिशमेंट इज़ गिवन ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Even after giving maximum weightage to the mitigating factors which are in favor of the offender, there is no other alternate other than imposing the death sentence, okay. Now see some of the case laws on death sentence when the death sentence is confirmed, okay. It is the state of Tamil Nadu versus Nalini. In the case of Tamil Nadu versus Nalini, the case was filed as an appeal against the judgment of High Court of Tamil Nadu, okay. ये केस जो था ये अपील में गया था, हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ गया था, ठीक है, अपील में। इस केस में क्या होता है, केस इज प्रॉपर्ली नोन एज राजीव गांधी असैसिनेशन केस, ठीक है। द ऑफेंडर वर एक्यूज्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, द फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट एंड IPC 1908, टाडा रूल्स, द टेररिस्ट एंड डिस्प्यूट एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987। ये होता है टाटा का फुल फॉर्म, ठीक है। आपने शायद संजू मूवी में भी देखा होगा कि संजू बोलते कि टाटा लगा दिया मेरे ऊपर, टाटा लगा दिया, है ना। न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि संजय दत्त का भी केस चल रहा था, उस टाइम पे भी टाटा लगाया गया था संजय दत्त के ऊपर। सो टाटा यही है, द टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987। नाउ इन द केस देयर वर 26 accused, आउट ऑफ विच 4 accused वर पनिश्ड डेथ पेनल्टी बाय द एपेक्स कोर्ट। राजीव गांधी का तो आपको पता ही होगा क्या हुआ था, तो उसी के मामले में 26 एक्यूज थे, जिसमें 4 को तो तुरंत ही डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना दी गई थी। द एक्यूज्ड वर फ्रॉम द LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलियन, ओके, ग्रुप एंड वर सीकिंग रिवेंज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन फॉर सेंडिंग आर्मी ट्रूप्स इन श्रीलंका। एज पर रिसेंट अपडेट, नालिनी श्रीहरन वर्सेज श्रीहरन एंड मुरुगन हैव
applied plea for mercy killing as there is no response to their mercy petition till date. सो देखिए इसमें क्या हुआ था कि इसमें 4 लोग को तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपील में गए थे और उसके बाद से जो है अभी तक इसमें कोई वैसा फैसला हुआ नहीं। लेकिन उसमें जो 4 लोग को जो है कन्फर्म दे दिया गया था, उसी केस के बारे में बात हो रही थी। ये सब वो केसेस हैं जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दे करके उसको कन्फर्म कर दिया गया। ओके, नाउ सेकेंड इज जय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ MP. Now in Jay Kumar versus State of MP case, an appeal by the grant of special leave against the order of the division bench of High Court of MP was made. Okay, appeal होगा. In this case, the accused brutally murdered sister-in-law and 7-year-old niece. ठीक, आप समझ गए. The court considered the factual metrics of the case and observed that the act of murder was not done in the rage, and the accused himself under section 313 of the CRPC admitted the murder. ठीक, आदमी ने खुद से एक्सेप्ट कर लिया कि हमने मर्डर किया है। ओके, देयर बाय द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वर्डिक्ट ऑफ द सेशन कोर्ट एंड द हायर कोर्ट ऑफ MP. इसमें हुआ क्या था कि इसमें एक आदमी था, उसने अपनी भाभी और अपनी भतीजी की जो है मर्डर कर दिया। उसको जो है हाई कोर्ट ने, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी। तो उसमें हुआ क्या कि जो है जो अपील इसमें ग्रांट करी गई, लेकिन चूंकि इसमें देखा गया था जो आदमी था उसने अपनी सज़ा को कबूल ली, उसने अपनी जो है उसको कबूल लिया था कि हाँ मैंने ही मतलब जो है वो किया है, मर्डर किया है। सो जब उसने कबूल लिया, उसने 2 लोग की निर्मम हत्या करी, इसके कारण उसको कैपिटल पनिशमेंट दी गई। ओके, नाउ वी विल गो ऑन विद द थर्ड केस, दैट इज सुरेश चंद्र बेहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. द केस ऑफ सुरेश चंद्र बेहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वॉज फाइल्ड एज एन अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ पटना. देखिए अधिकतर केसेस तो ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे कि सब, क्योंकि इस सीधे केस सुप्रीम कोर्ट में तो आएगा नहीं, सो सारे जितने भी केस होंगे वो सारे अपील वाले होंगे। ठीक है, चलिए इसमें बढ़ते हैं. द सेशंस कोर्ट कन्विक्टेड द 3 अपीलांट नेम सुरेश बहरी, गुरबचन सिंह एंड राजपाल शर्मा फॉर द डेथ पेनल्टी अंडर सेक्शन 302 एंड सेक्शन 120B ऑफ द IPC. ठीक है, 302 में लगा दिया, आप जान ही रहे होंगे. द हाई कोर्ट ऑफ पटना डिसमिस्ड द अपील अफर्मिंग द सेंटेंस अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट. Okay, in this case the accused killed Urshia Behri and her 2 children because of some dispute in the property. The Supreme Court confirmed the death penalty of Suresh Behri, whereas the death penalty of the Gurbachan Singh and Rajpal Sharma was commuted to a life sentence. Okay, now all these are the cases. अगर आप लोग को चाहिए होगा इसका नोट्स मैं दे दूँगा. अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके ले सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मतलब हैं जो केसेस हैं और हम लोग को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है. और अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट केस लगेगा तो हमको देखिए, एक ये देखिए, ये है धनंजय चटर्जी एलियास धाना वाला. ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है. चलिए इसके बारे में एक बार बात करते हैं. इन द 21st century द केस ऑफ धनंजय चटर्जी एलियास धाना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कैन बी कॉल्ड एज अ हिस्टोरिक केस एज द एक्यूज्ड वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज लॉफुली एग्जीक्यूटेड फॉर अ क्राइम नॉट रिलेटेड टू टेररिज्म. ओके, नाउ The accused was working as a watchman in a building of a deceased. Okay, जो भी deceased थी उसकी building के, he had raped and murdered an 18-year-old girl at her own home. Okay, the trial court ordered the death penalty under section 302 of IPC. The same has been confirmed by the High Court of West Bengal. While the appeal in the Supreme Court, the court held that the case will be considered under the rarest of the rare case. Thereby, there will be no commutation of the punishment. अब देखिए इसमें rarest of the rare case में क्यों आया, क्योंकि जब आप किसी के घर मतलब उसने तो क्या किया, उसने मतलब एक वॉचमैन था एक्यूज के घर पे, उसने एक तो उनका भरोसा तोड़ा कि वो उनके सिक्योरिटी के लिए, भरोसा तोड़ने के बाद वो उनके घर में घुसा, उस लड़की के उसके घर में ही उसका रेप किया और उसका मर्डर किया. सो ये जो तरीके के केसेस होते हैं ये आते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में. ना क्योंकि ना उस लड़की की उससे कोई दुश्मनी थी, ना कोई पुराना विवाद था, ना उसके पिताजी से कोई विवाद था, तो ऐसे मामलों में इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में रखा जाता है. Now, Sushil Murmu versus State of Jharkhand. In the case of Sushil Murmu versus State of Jharkhand, the accused was punished with the death penalty for the sacrifice before goddess Kali of a 9-year-old child. The accused made the sacrifice for his own prosperity. देखिए अब इस केस में क्या हुआ था कि सुशील मुर्मू थे, ओके, वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में, कि इन द केस ऑफ सुशील मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड the accused was punished with the death penalty for the sacrifice before goddess Kali of a 9-year-old child. अब इसमें आदमी ने एक्यूज़ ने क्या किया कि उसकी 9 साल की बेटी थी
मतलब 9 साल का बच्चा था, अब इसमें ये नहीं लिखा उसकी बेटा था बेटी क्या था, आगे पढ़ेंगे कि 9 साल का बच्चा था, उसने काली माता के आगे उसकी बलि दे दी। द एक्यूज्ड मेड द सेक्रीफाइस फॉर हिज ओन प्रॉस्पेरिटी, और अपनी भलाई के लिए उसने बलि दी। द ट्रायल कोर्ट हेल्ड दैट एक्यूज्ड लायबल अंडर सेक्शन 302 एंड 201 ऑफ IPC 1860 एंड द झारखंड हाई कोर्ट कन्फर्म द डेथ पेनल्टी। आप समझ रहे होंगे सब बातों को। द अपील, देखिए अब इसमें तो आप कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं, क्योंकि उसने बलि दी 9 साल के बच्चे की अपने भलाई के लिए। The appeal was made to the Supreme Court. However, the apex court upheld the order of the lower court and affirmed that this is an exemplary case which can be treated as the rarest of the rare case. Therefore, there is no exceptions to be given to this case. ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इस केस के बारे में। सो ये जितने भी केसेस हैं ये अधिकतर ऐसे केसेस हैं जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हैं। ओके, अब देखिए, अब ये वो केस लॉज हैं जिसमें लाइफ डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया गया। ठीक है, अभी हम उस पर आएंगे। हम लोग के लास्ट केस रह गया, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इट्स होलीराम बरदोक्ती वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इन द केस ऑफ होलीराम बरदोक्ती वर्सेस स्टेट ऑफ असम, देयर वर 17 accused. The appellant is one of the accused who has been awarded the death penalty under section 302 and with section 149 of the IPC by the sessions judge. अब ये IPC 201 एंड सेक्शन 149 क्या है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसके बारे में पढ़ करके आना है, और शॉर्ट में 2-3 लाइन में जो आपका असाइनमेंट वाला पेज होगा आपके एप्लीकेशन में, उसमें आपको लिख करके स्कैन करके अपलोड करना है। सो ताकि मैं आपको एज अ आपके होम असाइनमेंट में भी आपको इवेलुएट कर दूँ। ओके, सुनाओ। इन द केस ऑफ होलीराम भरदोक्ती वर्सेस स्टेट ऑफ असम, देयर वर 17 accused. The appellant is one of the accused who has been awarded the death penalty under section 302 with section 149 of the IPC by the sessions judge. The same has been confirmed by the High Court of Assam. The accused was being held for 2 murders, that is of Narayan Bordoloi, then Padam Bordoloi and Nayan Moni. Okay, और ये 6-year-old child था केवल। The Supreme Court observed that the appellant had no spark of kindness or compassion while burning the bodies and cutting the bodies into pieces. सोचिए कितना ज़्यादा ही heinous crime उसने किया, शरीर को जला के टुकड़ों में काट दिया। The whole accident shocked the collective conscience of the community. Therefore, the apex court upheld the order of the lower courts and observed that the court is not able to find any mitigating factor to refrain from the death penalty. ठीक है, समझ गए होंगे आप भी इस केस को। अब ये वो केसेस हैं जिसमें डेथ सेंटेंस को चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया गया। इससे आपको ये समझ में आएगा कि किस नेचर के केसेस हैं जो जिसमें डेथ सेंटेंस नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब आप अंतर समझ पाएंगे। चलिए इस केस को एक बार देख लेते हैं। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इन द केस ऑफ ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, द एक्यूज्ड नेम ओम प्रकाश वॉज गिल्टी ऑफ 7 मर्डर्स। सोचिए इस बंदे ने 7 मर्डर किए। देयर बाय द सेशन कोर्ट हेल्ड हिम गिल्टी अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC, which was upheld by the High Court of Punjab and Haryana. There were 2 other accused, but they were given life imprisonment and a fine of ₹2,000. During the appeal to the apex court, the court observed that mitigating factor of the case and considering the circumstances of the case, this cannot be counted under the rarest of the rare cases. The court, considering the background of the case, found that the murder was acted due to constant harassment of the family members, deceased one. Okay? होता क्या था कि इसमें ओम प्रकाश थे, इनके यहाँ हो क्या रहा था कि इनको जो है कई सारे 7-8 लोग थे और वो लोग इनको बहुत ज़्यादा ही हरास कर रहे थे। ओके, तो उसमें हुआ क्या कि जब इतने ज़्यादा लोग हरास कर रहे थे तो इन्होंने एक दिन जो है उसमें जो है मर्डर कर दिया। ओके, एक सेकेंड ज़रा, हाँ जी, तो ओम प्रकाश जी ने मर्डर किया और ओम प्रकाश जी के ऊपर सेक्शन 302 लगाया गया। ठीक है, लेकिन बाद में जब कोर्ट ने इसका जो है जांच किया तो उससे पता चला कि कोई ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, क्योंकि जो एक्यूज था वो काफ़ी टाइम से मतलब समझिए बहुत ज़्यादा हरास फील कर रहा था, उसको हरासमेंट उसका हो रहा था। सो अंडर हरासमेंट उसने जो है ये मर्डर किया। सो इसलिए इसमें ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं हुआ। ओके, Further, the court observed that this is not the case which was committed to fulfill the lust for women or wealth. Okay, neither it is for money. The act does not include any anti-social element like kidnapping or trafficking. The act does not include any dealing in dangerous drugs, nor any act committing for political or power ambitions. And further, the
accused was working in BSF at the age of 23 with no criminal antecedents. Thereby the apex court converted death penalty to the sentence of imprisonment for life. समझ गए होंगे आप इस चीज़ को कि कितनी सारी कंडीशंस हैं जो इसमें देखी जाती है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी उसको कैपिटल पनिशमेंट में माना जाता है, वरना लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे करके एक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से छुटकारा दिला दिया जाता है. ठीक. Now we'll discuss this case. It's the Rajendra Rai versus State of Bihar. In the case of Rajendra Rai versus State of Bihar, the accused was held guilty of the murder of Krishnandan, okay, the deceased one, and Sir Bahadur, the son of deceased one. As the accused and deceased had a dispute over the land situated between their house, जमीन को लेकर के विवाद था. The trial court ordered death penalty and the high court confirmed the order. ठीक, ट्रायल कोर्ट जो सेशन कोर्ट थी उसने डेथ पेनल्टी का दे दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया. हाउएवर एपेक्स कोर्ट ने क्या बोला, उसका क्या व्यू था कि ये केस जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नहीं आ सकता. ओके, क्यों नहीं आ सकता? अब इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि जिसने ये काम किया उसका कोई पुराना रिकॉर्ड ना रहा हो, और ज़मीन को लेके मामला है तो दोनों लोग के बीच में लड़ाई बराबर की हुई होगी. ऐसा नहीं कि कोई एक पक्ष शांत रहा होगा दूसरे ने ही मर्डर कर दिया. सो कई इन सब चीज़ों को देख करके ये माना जाता है कि ये जो भी पर्टिकुलर केस है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, क्योंकि बहुत कम केसेस को ऐसा लिया जाता है, वरना अगर वो लोग हर केस को ऐसे ही लेंगे तो जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी. ठीक है. नाउ सो ये और भी केसेस हैं जो सब कुछ ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप चाहोगे तो हम उसको डिस्कस भी कर देंगे. चलिए एक केस को और देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आप चाहोगे तो हर केसेस का आप जो है वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हर केस पे वीडियो रोक दूंगा. इट्स किशोरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. इन द केस ऑफ किशोरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, द एक्यूज्ड वाज इन रिलेशन to the mob attack which occurred against the Sikh community immediately after the assassination of Mrs. इंदिरा गांधी. देखिए बहुत लैंडमार्क केसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं. ठीक है. क्या हुआ था, एक एक्यूज था, ठीक है, वो क्या था, एक मॉब अटैक के रिलेशन में था, जिसमें हुआ क्या, मॉब अटैक विच अकर्ड अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी इमीडिएटली आफ्टर द assassination of Mrs. इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर, विच ब्रोक आउट इन सेवरल प्लेसेस इंक्लूडिंग दिल्ली. ठीक. The appellant was held to be a part of the mob. Okay. The session court was of the view that the accused deserves a death sentence. Okay. As he has been convicted for several murders and he killed innumerable Sikhs in a brutal manner. समझ गए होंगे जो दंगा हो गया था सिख वाला. The High Court of Delhi confirmed the order. However, the apex court had a different opinion. The court said that the acts conducted during the chain of events shall be considered as one. Further, the act of the accused was not a personal action and just a part of the group activity which cannot be called as a systematic or organized activity. Therefore, the apex court felt that the act of accused as a result of temporary frenzy act, so the court reduced the death penalty to life imprisonment. So अब आप समझ गए होंगे वो दंगे वाली बात थी इसमें. अगर आपको इस केस में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप अपने कमेंट डाउन करिएगा. आप इस केस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोक करके, और इन सब केसेस को पढ़ना आपका बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. ओके. एंड आप लोग जो लोग भी अपना वीडियोस देख रहे हो, अपना आप लोग जो भी आप लोग को असाइनमेंट दिया जाता है, सो उसको टाइम टू टाइम आप लोग अपना पूरा करते रहो, एंड अपने असाइनमेंट्स को आप लोग अपलोड करते रहो ताकि मैं उनको भी इवेलुएट कर दूँ. सो वी आर गोइंग टू एंड विद दिस टॉपिक, एंड इस केस का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अगर आपको लगता है कि ये केस डिस्कस करने लायक है या बहुत ही डिटेल में कुछ आपको समझना है, तो फिर इस केस को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पक्का डिस्कस करेंगे. आप लोग अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, एंड उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और अपना कैपिटल पनिशमेंट का टॉपिक ख़त्म करके फिर हम लोग आगे जो है इम्प्रिजनमेंट का जो है उस पे आएंगे, और हम लोग रिग्रेस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू.